नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगी। मतलब पाषाण युग की गुफाओं से लेकर भव्य साम्राज्यों और उन विचारों तक जिन्होंने दुनिया को बदला। हमारा मकसद है इस लंबी और जटिल कहानी के सबसे अहम मोड़ों और उनकी विरासत को समझना, एक साथ मिलकर। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा ही आकर्षक है कि कैसे अलग अलग दौर में भारत में समाज, संस्कृति, तकनीक, इन सब ने शक्ल ले ली। कैसे पुरानी सभ्यताओं ने आने वाले वक्त के लिए एक तरह से जमीन तैयार की और कैसे उन प्राचीन जड़ों का असर आज भी महसूस होता है। सही। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि उनके पीछे के कारणों और नतीजों को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। पाषाण युग यानी पत्थर के जमाने से। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि भारत में इंसानी बस्तियों की शुरुआत यहीं से हुई। भीमबेटका जैसी जगहों पर आप देखिए गुफाओं में रहने के निशान मिलते हैं। हाँ, भीमबेटका की गुफाएं तो अद्भुत हैं। सोचिए, शुरुआती इंसान पत्थर के औजार बना रहे थे, उनका इस्तेमाल कर रहे थे और धीरे धीरे मतलब हजारों सालों में उन्होंने खेती करना और एक जगह टिककर रहना सीखा। और ये बुनियाद बहुत अहम है। देखिए, औजार बनाना ये अपने आप में तकनीक की शुरुआत है ना? बिल्कुल। भीमबेटका की गुफाओं में मिली वो चित्रकारी बताती है कि उनमें कला और शायद संवाद की भी इच्छा थी। हाँ, वो चित्र भी कमाल के हैं। फिर खेती का आना ये तो एक क्रांति ही थी। इसने इंसानों को शिकारी संग्राहक जीवन से निकालकर स्थायी बस्तियों की ओर मोड़ा। इसी नींव पर आगे चलकर शहर और सभ्यताएं खड़ी हुईं। तो ये महज पत्थर के औजार नहीं थे, ये मानव विकास के शुरुआती कदम थे, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये पहले कदम थे। और उन कदमों ने हमें पहुंचाया दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक तक, सिंधु घाटी सभ्यता। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास फली फूली। हाँ, इंडस वैली। सामग्री में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों का जिक्र है। ये नाम सुनते ही एक विकसित दुनिया की तस्वीर उभरती है। एकदम सीधी सड़कें, घरों में कुएं और वो जो नालियों की व्यवस्था थी, कमाल की। वाकई कमाल की। सिंधु घाटी सभ्यता तो अद्भुत है। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये उस जमाने के इंजीनियरिंग और सामाजिक संगठन के बेमिसाल नमूने थे। सोचिए, आज से हजारों साल पहले इतने व्यवस्थित शहर। बिल्कुल। और बड़े बड़े अन्न भंडार, ये इशारा करते हैं कि खेती अच्छी खासी होती होगी और अनाज को सहेज कर रखने का पूरा इंतजाम था। उनकी मोहरें, जिन पर जानवरों और कुछ लिखावट के निशान हैं, और वो मिट्टी के खिलौने, ये सब उनके जीवन, कला और शायद उनकी मान्यताओं की झलक देते हैं। हाँ, लेकिन वो लिपि। हाँ, वो लिपि, वो हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये एक पहेली बनी हुई है। अच्छा। जी हाँ। और मेसोपोटामिया से व्यापार ये दिखाता है कि वो दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि एक सक्रिय अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। मतलब ग्लोबल कनेक्शन उस जमाने में भी थे। एक तरह से हाँ, अपने क्षेत्र में तो थे ही। सिंधु घाटी के बाद तस्वीर बदलती है, वैदिक युग आता है, जिसे अक्सर इंडो आर्यन लोगों के आने से जोड़ा जाता है। जी, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव का दौर है। शुरुआती दौर, जिसे ऋग्वेदिक काल कहते हैं, उसमें समाज ज्यादातर पशुपालक था, मतलब जानवरों पर निर्भर। लेकिन बाद के वैदिक काल में बड़े बदलाव आए। खेती ज्यादा अहम हो गई, लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। हाँ, लोहा, ये बहुत बड़ा फर्क लाया। और धीरे धीरे छोटे कबीलाई समूह राज्यों में बदलने लगे, जिन्हें पहले जनपद और फिर महाजनपद कहा गया। मतलब छोटे राज्यों से बड़े शक्तिशाली राज्यों का रूप लिया। हमारे पास सामग्री में ऋग्वेद की पांडुलिपियों और लोहे के औजारों के चित्र भी शामिल हैं। जी, और ये बदलाव छोटा मोटा नहीं था। सोचिए, जो समाज पहले जानवरों पर ज्यादा निर्भर था, वो अब खेती पर टिक गया। लोहे की खोज ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उससे बने औजारों ने जंगलों को साफ करना और जमीन को जोतना आसान बना दिया, जिससे खेती बढ़ी। और युद्ध पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल, लोहे ने युद्ध के हथियार भी बदल दिए और ये जनपदों से महाजनपदों का बनना ये दिखाता है कि राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा संगठित और जटिल हो रही थी। छोटे कबीले अब बड़े राज्यों का हिस्सा बन रहे थे, जिनमें राजा, सेना और प्रशासन का ढांचा मजबूत हो रहा था। और इसी दौर में वेद लिखे गए। जी हाँ, इसी दौर में लिखे गए वेद, खासकर ऋग्वेद,
उस समय के लोगों की सोच, उनके देवी देवताओं, उनके समाज और दुनिया को देखने के नजरिए के बारे में हमें बेशकीमती जानकारी देते हैं। और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तो जैसे विचारों का एक सैलाब सा आ गया। हाँ, वो तो गजब का दौर था। जिक्र मिलता है महावीर का, जिन्होंने जैन धर्म की मौजूदा रूप में स्थापना की और अहिंसा पर बहुत जोर दिया, और गौतम बुद्ध का, जिन्होंने दुनिया को करुणा और मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया। मध्यम मार्ग यानी अति से बचने का रास्ता। हाँ, इसी समय उपनिषदों की रचना हुई, जिनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और ब्रह्मांड जैसे गहरे सवालों पर दार्शनिक चिंतन किया गया। सही कहा। सामग्री में हमें महावीर और बुद्ध की छवियां और गुरुकुल के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। ये दौर भारतीय इतिहास का एक बौद्धिक चौराहा था, कह सकते हैं। पुरानी परंपराओं और यज्ञों पर सवाल उठ रहे थे और लोग जीवन के अर्थ और उद्देश्य को नए नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे थे। जैन धर्म ने अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। ये तो बहुत गहरा विचार है। बिल्कुल। और बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और निवारण का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इन दोनों धर्मों का असर तो बहुत दूर तक फैला। हाँ, सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे एशिया में फैला। और उपनिषद, उन्होंने भारतीय दर्शन की वो गहरी नींव रखी, जिस पर आगे चलकर कई विचारधाराएं पनपी। ये वो समय था जब भारत दुनिया को नए आध्यात्मिक और नैतिक रास्ते दिखा रहा था। और इसी उथल-पुथल भरे दौर में एक महाजनपद मगध बाकियों से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। जी, मगध का उदय। ये दिलचस्प है कि इसी समय भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क भी बढ़ा। फारस यानी आज का ईरान और फिर यूनानियों के हमले हुए। हाँ, बाहरी संपर्क भी बढ़ रहे थे। इन संपर्कों से नए विचार आए, जैसे सिक्के ढालकर चलाने का चलन, जो व्यापार के लिए बहुत सुविधाजनक था। सामग्री में सिकंदर के आक्रमण के दृश्यों के साथ फारसी सिक्कों का भी जिक्र है। मगध का शक्तिशाली बनना भारत के राजनीतिक एकीकरण की तरफ एक बड़ा कदम था। उसकी भौगोलिक स्थिति, जैसे नदियों से घिरा होना और लोहे के भंडारों की मौजूदगी, इसने उसे मजबूती दी। अच्छा। बाहरी आक्रमण, खासकर सिकंदर का हमला, भले ही थोड़े समय के लिए रहा हो, लेकिन उसने भारत और पश्चिम के बीच एक नया रास्ता खोल दिया। विचारों के साथ साथ कला का भी आदान प्रदान हुआ। जैसे वो गांधार कला। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गांधार कला शैली, जिसमें बौद्ध मूर्तियों पर यूनानी कला का साफ असर दिखता है। और सिक्के, ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे। हाँ, ये व्यापार को आसान बनाने, अर्थव्यवस्था को मंजिम ऑर्गेनाइज्ड करने और राजा की शक्ति जताने का जरिया भी थे। ये बात तो है। और मगध की इसी ताकत पर खड़ा हुआ भारत का पहला विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। जी, मौर्य। जिक्र आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने चाणक्य मतलब कौटिल्य की मदद से इसकी नींव रखी। हाँ, सामग्री में हमें चंद्रगुप्त और चाणक्य के दरबार के दृश्य दिखाए गए हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र तो आज भी पढ़ा जाता है। बिल्कुल, लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा नाम उनके पोते अशोक का हुआ। खासकर कलिंग युद्ध के बाद उनका मन पूरी तरह बदल गया। हाँ, वो कलिंग युद्ध एक निर्णायक मोड़ था। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी, सहिष्णुता और अच्छे आचरण का एक सिद्धांत था। सही कहा, ये एक नैतिक संहिता थी जिसे वो फैलाना चाहते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को भी बहुत बढ़ाया। अशोक के बनवाए स्तंभ, शिलालेख और सांची जैसे स्तूप आज भी उनकी कहानियां कहते हैं। मौर्य साम्राज्य वाकई बहुत बड़ा था, जैसा सामग्री में दिए गए नक्शों से पता चलता है। लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ। हाँ, नक्शे में दिखता है। चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र सिर्फ राजनीति या कूटनीति ही नहीं, बल्कि शासन चलाने, अर्थव्यवस्था संभालने, जासूसी करने जैसे कई पहलुओं पर एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। और अशोक का बदलाव, ये दुनिया के इतिहास में एक मिसाल है। एक विजेता सम्राट का युद्ध की विनाश लीला देखकर शांति और नैतिकता का प्रचारक बन जाना, ये वाकई असाधारण है। उन्होंने अपने संदेश धम्म को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में फैलाया, ताकि आम लोग भी उसे पढ़ और समझ सके। वो स्तंभ लेख। जी, सारनाथ का 4 शेरों वाला स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, और सांची का महान स्तूप, ये सिर्फ कला के नमूने नहीं, बल्कि अशोक की सोच और उनके समय की निशानी है। अच्छा, तो इतने बड़े मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ? क्या सब बिखर गया?
अक्सर ऐसा मान लिया जाता है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। तो फिर सामग्री बताती है कि हाँ, कोई एक बड़ी शक्ति तो नहीं रही, लेकिन कई छोटे-छोटे पर ताकतवर राजवंश उभरे। जैसे उत्तर पश्चिम में कुषाण आए, जिनके राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा दिया। मध्य और दक्षिण भारत में सातवाहन थे। और सुदूर दक्षिण में? सुदूर दक्षिण में संगम युग के राज्य चेर, चोल, पांड्य फल फूल रहे थे, जहां व्यापार और तमिल साहित्य का जबरदस्त विकास हुआ। सामग्री में कनिष्क की मूर्ति, पुराने व्यापार मार्गों और संगम साहित्य के नमूने भी दिखाए गए हैं। जी, तो देखिए, मौर्यों के बाद का समय बिखराव का दौर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का काल था। कुषाणों ने मध्य एशिया और चीन से भारत का संपर्क जोड़ा। वे मशहूर रेशम मार्ग के एक हिस्से पर नियंत्रण रखते थे, सिल्क रूट। हाँ, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को बहुत संरक्षण मिला। दक्कन में सातवाहनों ने एक मजबूत राज्य बनाया और रोम के साथ समुद्री व्यापार को खूब बढ़ाया। और दक्षिण का संगम युग, वो तमिल भाषा और साहित्य के लिए सुनहरा दौर था। उस समय की कविताएं हमें वहां के समाज, राजाओं, युद्धों और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताती हैं। तो ये बिखराव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विविधता और विकास का दौर था। समझ गया। और फिर आता है वो दौर जिसे कई इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहते हैं, गुप्त साम्राज्य। हाँ, गुप्ता पीरियड, लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। साम्राज्य में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों का जिक्र है। कहा जाता है कि इनके समय में कला, विज्ञान, गणित, साहित्य, इन सब ने नई ऊंचाइयां छुईं। बिल्कुल। हमें गुप्त साम्राज्य के नक्शे, अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी, आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, कालिदास के नाटकों के दृश्य और गुप्तकालीन सिक्कों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। स्वर्ण युग कहे जाने के पीछे ठोस वजह हैं। विज्ञान को देखें तो जैसा सामग्री बताती है, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने हिसाब लगाया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उस जमाने में? हाँ, उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताए। गणित में शून्य यानी जीरो की खोज और दशमलव प्रणाली का विकास यहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा। इसने गणित और विज्ञान की पूरी दिशा बदल दी, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। सही। साहित्य में कालिदास जैसे कवियों और नाटककारों ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसी रचनाएं लिखी, जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। कालिदास का नाम तो सबने सुना है। जी। और कला की बात करें तो अजंता की दीवारों पर बने वो चित्र और एलोरा में चट्टानों को काट कर बनाई गई मूर्तियां उस समय के कलाकारों की महारत का सबूत है। मंदिरों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो हाँ, ये वाकई संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और कला के लिहाज से एक असाधारण दौर था। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत की राजनीतिक तस्वीर फिर बदली। जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत में हर्षवर्धन का एक बड़ा राज्य बना, लेकिन उनके बाद फिर से कोई एक छत्र शासक नहीं रहा। हाँ, शक्ति फिर से क्षेत्रों में बट गई। वहीं दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली राजवंश उभरे, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोल। दक्षिण में तो इस समय बहुत कुछ हो रहा था। खास तौर पे चोल साम्राज्य का जिक्र आता है, जिनकी नौसेना बहुत ताकतवर थी और जिन्होंने बड़े ही भव्य मंदिर बनवाए, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। हाँ, बृहदेश्वर मंदिर तो वास्तुकला का एक अजूबा है। सामग्री में हमें हर्षवर्धन, दक्षिण भारतीय मंदिरों की बनावट जैसे कांचीपुरम, एलोरा, बृहदेश्वर मंदिर, चोल काल की नटराज की कांस्य मूर्ति और दक्षिण पूर्व एशिया में चोल प्रभाव दिखाने वाले नक्शे भी मिलते हैं। बिल्कुल। गुप्तों के बाद शक्ति का केंद्र फिर से अलग अलग क्षेत्रों में बट गया। उत्तर में हर्षवर्धन ने कोशिश की एक बड़े इलाके को जोड़ने की और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनाया। लेकिन असली धूम तो दक्षिण में थी, कह सकते हैं। दक्षिण भारत में इस दौरान वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। पल्लवों ने महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर रथ जैसे मंदिर और समुद्र किनारे खूबसूरत शोर टेम्पल बनवाया। हाँ, वो रथ मंदिर मैंने देखे हैं चित्रों में। चालुक्यों ने बदामी में गुफा मंदिर और ऐहोल में कई मंदिर बनवाए, जिसे भारतीय वास्तुकला का पालना भी कहते हैं। राष्ट्रकूटों ने तो कमाल ही कर दिया। एलोरा में एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटकर विशाल कैलाश मंदिर बना डाला। कैलाश मंदिर, वो तो अविश्वसनीय लगता है भी। और चोल, उन्होंने न सिर्फ बृहदेश्वर जैसे विशाल और ऊंचे मंदिर बनवाए,
बल्कि अपनी नौसेना के दम पर समुद्री व्यापार पर कब्जा किया और उनका असर श्रीलंका, मालदीव से लेकर इंडोनेशिया तक फैला, जैसा नक्शों में दिखता है। इतनी दूर तक? जी हाँ, उनकी बनाई कांस्य की नटराज मूर्तियां तो आज दुनिया भर के म्यूजियम की शान है। ये दौर दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक दबदबे का था। तो इस पूरे सफर के आखिर में सामग्री प्राचीन भारत के कुछ सबसे स्थायी योगदानों को समेटती है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, जो आज भी हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली, जिसने दुनिया बदल दी। आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति, अजंता जैसी अद्भुत चित्रकला। जी। और ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं रहा। इन विचारों और खोजों का असर दूर दूर तक फैला। हमें इन महाकाव्यों की पांडुलिपियां, शून्य के सिद्धांत के एनिमेशन, आयुर्वेद के ग्रंथ और भारतीय कला का एक संकलन दिखाया गया है। हाँ, और ये तो सिर्फ कुछ मिसालें हैं। प्राचीन भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत गहरी और विविध है। दर्शन की बात करें तो वेदांत, सांख्य, योग जैसे कई स्कूल विकसित हुए। भाषा को देखें तो पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को ऐसा वैज्ञानिक रूप दिया जो आज भी भाषा विज्ञानियों को हैरान करता है। शासन कला में अर्थशास्त्र का जिक्र हमने किया ही। हाँ, किया था। धातु विज्ञान में दिल्ली का लौह स्तंभ है जो 1600 साल से ज्यादा वक्त से खुले में खड़ा है और उसमें जंग नहीं लगा। वो भी एक अजूबा है। बिल्कुल, ये सब उस दौर की जिज्ञासा, खोज और रचनात्मकता का प्रमाण है। इन उपलब्धियों ने न सिर्फ भारत को समृद्ध किया बल्कि दुनिया की साझी विरासत का हिस्सा बनी। तो ये थी प्राचीन भारतीय इतिहास की एक झलक। हजारों सालों का सफर कुछ मिनटों में। हमने देखा कि कैसे पत्थर के औजारों से शुरुआत होकर भव्य शहर बसे, बड़े बड़े साम्राज्य बने और ढहे, नए नए विचार और धर्म पैदा हुए, कला और विज्ञान ने तरक्की की। हमने स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश की कि कैसे हर दौर ने अगले दौर के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल, ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों, राजाओं और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है। ये इंसानी समाज के विकास की कहानी है। कैसे हमने सोचना सीखा, जीना सीखा, अपने आसपास की दुनिया को शक्ल दी। हाँ, ये निरंतरता और बदलाव की एक कहानी है। सही कहा, ये निरंतरता और बदलाव की एक मिली-जुली दास्तान है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, इतने उतार चढ़ाव, इतने साम्राज्यों के बनने बिगड़ने के बाद भी प्राचीन भारत की वो कौन सी चीज है, कोई विचार, कोई खोज, कोई परंपरा जो आज भी हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालती है? ये सोचने वाली बात है। शायद इस सवाल का जवाब हमें अपने जड़ों को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करे।